हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एक और प्रॉब्लम की जिसके ऊपर हमें डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली ये एक पोर्टल फ्रेम की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, जिसमें हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और उनके बेसिस पे इसने जो रोलर एंड डी है उसके ऊपर हमसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछा है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे डी पॉइंट के ऊपर निकालना है। दैट मीन कि जब ये 5 किलो न्यूटन का लोड इस पर लगेगा तो रोलर एंड को आगे की तरफ मूव करवाएगा, तो कितना मूव ये बेसिकली पोर्टल फ्रेम होगा वो डिस्प्लेसमेंट हमें निकाल के देना है। और इसमें जो EI की वैल्यू है वो हमें गिवन दी है, वो कितनी दी है 8000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर, राइट। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट रोलर एंड डी पे हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को निकालना है। तो उसको निकालने से पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि ये जो यूनिट है ना, इस यूनिट में आपको थोड़ा सा सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। आप कभी भी जब इस लेक्चर को देखें उससे पहले आपको इसके कुछ बेसिक्स लेक्चर हैं जो मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको बताया है, सेकंड लेक्चर इसका जो बताया है, थर्ड लेक्चर जो बताया है, जिसमें मैंने आपको कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, फिर वर्चुअल वर्क क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको वर्क डन बताया था। तो ये आप थोड़ा सीक्वेंस में देखिएगा, कास्टिग्लियानोस थ्योरम बताई थी, उसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पे आएगा। तो आपके लिए वो चीज़ों को समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे वापस से इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, किस तरीके से निकाला जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैंने बोला कि कभी भी आपको डिफ्लेक्शन निकालने की बात हो या डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात हो, इन सारे केसेस में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्टोर्ड एनर्जी की जरूरत पड़ती है, स्ट्रेन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बिकॉज मैं वर्क डन से भी अगर डिफ्लेक्शन निकालूंगा तो भी मुझे स्ट्रेन एनर्जी चाहिए, अगर मैं कास्टिग्लियानोस की फर्स्ट थ्योरम से निकालूंगा तो भी मुझे स्ट्रेन एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे क्या निकालेंगे, जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में निकाला था, सबसे पहले हम निकालेंगे स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी या आप इसको स्टोर्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। और वो क्या होती है, यू, किसके वजह से, ड्यू टू बेंडिंग। क्योंकि यहाँ पे भी पोर्टल फ्रेम है, तो मैंने आपको बताया था कि बीम की बात हो रही हो या फ्रेम की बात हो रही है तो इसमें बेसिकली लोड आता है, तो क्या होती है, बाइंडिंग होती है। लेकिन जब हम ट्रस की बात करेंगे तब क्या होता है, उस पर एक्सियल लोड आते हैं, तो हम एक्सियल लोड की वजह से जो स्टोर्ड एनर्जी होती थी उसकी बात करेंगे, लेकिन वो ट्रस में होता है। नॉर्मली बीम या फ्रेम में हम बाइंडिंग की वजह से देखते हैं। तो बाइंडिंग के लिए स्टोर्ड एनर्जी के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन 0 टू एल एम स्क्वायर बाय 2EI dx, इसको बोल दीजिएगा फर्स्ट कंडीशन, राइट। तो सबसे पहले तो अपन स्टोर्ड एनर्जी निकालेंगे, स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे ड्यू टू बाइंडिंग। उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, यहाँ पे मूवमेंट चाहिए रहेगा। तो अब मूवमेंट निकालने के लिए, क्योंकि एक ये बड़ा फ्रेम है, इसमें 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस एक्सेस के अबाउट मूवमेंट निकालो फिर इस एक्सेस के निकालो, तो उसको निकालने के लिए आपको कंफ्यूजन होगा। तो उसको थोड़ा आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका सबसे पहले मैं इसका FBD ड्रॉ कर देता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ कि किस तरीके से किस किस मेंबर्स के ऊपर क्या क्या मूवमेंट्स आएंगे। तो उसके लिए क्या करिएगा, सबसे पहले एफबीडी बनाना भी बहुत आसान है। आप सारे मेंबर को अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। जैसे ये वर्टिकल मेंबर है, इसको मैंने यहाँ सेपरेट कर दिया, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेंबर इसको यहाँ सेपरेट कर दीजिए, और फिर ये वर्टिकल मेंबर को यहाँ सेपरेट कर दीजिए, राइट। अब आपका क्या हो गया, ये पॉइंट आपका डी हो गया। यहाँ पे कितने का लोड लगा है, 5 का लोड लगा हुआ है, 5 किलोमीटर, राइट। अब ये 5 का लोड लगा है। ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था आपका सी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। और ये पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट। तो नेमिंग कर दी, सारे सेक्शंस को अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पे 5 का लोड लगा था, आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे देखना है। अब एक बात बताइए, अगर ये 5 का लोड लगा है तो इस पॉइंट के अबाउट जब ये 5 ऐसे जाएगा तो इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, एक मूवमेंट जनरेट करेगा। भाई मूवमेंट कैसे जनरेट करेगा, ये फ्रेम ऐसा है ना, इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे देखिए ऐसा है। जब ये 5 का लोड लगेगा ये इसको इस तरीके से खींचेगा, लेकिन यहाँ से ये फिक्स्ड है, रिजिड है, तो इसको क्या करेगा, ये रोकने की कोशिश करेगा। रोकने की कोशिश कितना करेगा, जितना यहाँ से लोड लगेगा उतना। तो बेसिकली क्या होगा, मूवमेंट जनरेट होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो रहा है। तो ये 5 इंटू ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये पर्टिकुलर आपके पास डिस्टेंस थी टोटल 4 मीटर। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो मूवमेंट आएगा ऐसे जाएगा, 5 इंटू कितना आएगा 4, तो 5 इंटू 4 कितना होता है 20। इसका मतलब यहाँ पे मूवमेंट होगा क्लॉक वाइज में 20 किलो न्यूटन मीटर का। और ये कैसे निकला, यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में 5 इंटू 4 से। अब आप बोलेंगे एंटी क्लॉक, क्लॉक लगाया, क्लॉक इसलिए लगाया क्योंकि ये इसको ऐसे एंटी क्लॉक लेके जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए तो क्लॉक ही लगेगा ना। एंटी क्लॉक मूवमेंट जनरेट हो रहा है उसको तोड़ने के लिए, तो उसको रजिस्ट करने के लिए कैसा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा, इसलिए मैंने इसको क्लॉक लिया। अगेंस्ट डायरेक्शन में लेना, तो यहाँ पे मैंने क्लॉक ले लिया, तो ये 20 का मूवमेंट क्लॉक हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से हम मैंने बोला कि अगर मैं इस मेंबर की बात करूं, ये मेंबर आपका कंप्लीट हो गया, अब यहाँ ये मूवमेंट जनरेट हो गया जो मूवमेंट को बियर कर लेगा। अब ये लोड लग रहा है,
इस लोड को भी बियर करना है, तो लोड को बियर करना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आपको एक लोड लगाना पड़ेगा 5 किलोमीटर, जिससे बॉडी कहाँ में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में। तो जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है ना, उसमें हम हर एक पार्ट को इक्विलिब्रियम में सेट करते हैं। इसका मतलब अब देखिए ये 5 का लोड लगेगा, इसको लोड को बैलेंस करने के लिए ये 5 का लोड हो गया, इसके वजह से जो मूवमेंट जनरेट होगा उस मूवमेंट को रोकने के लिए 20 का मूवमेंट लगा दिया। इसका मतलब अब ये बॉडी है क्या हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गई, ना ये इधर जाएगी ना इधर जाएगी, स्टेबल हो गई। तो ये स्टेबल कंडीशन हो गई, यही इसका एफबीडी होता है। अब इसी तरीके से मैं इसका एफबीडी अगर बनाना चाहूं तो इसका एफबीडी क्या हो जाएगा, इसका एफबीडी हो जाएगा यहाँ पे एक क्लॉक मूवमेंट आएगा, इसी तरीके से यहाँ पे एक एंटी क्लॉक मूवमेंट आएगा। सिर्फ 2 मूवमेंट आएंगे यहाँ पे। और वो 2 मूवमेंट कैसे होंगे, तो वो होंगे एक ये मूवमेंट आएंगे और प्लस यहाँ से 5 के लोड भी लगा दीजिएगा इसमें। 5 का एक लोड आ जाएगा यहाँ पे और 5 का लोड एक यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। क्या हुआ आप देखिएगा, इसको मैंने बैलेंस कर दिया, अब इसको बैलेंस करता हूँ। जब ये 5 का लगेगा तो ये तो इससे जुड़ा हुआ है ना, ये इधर 5 आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये इसके ऊपर इफेक्ट देगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 लगेगा, तो ये 5 लगा दिया, ये आपस में कोलैप्स होकर खत्म हो जाएंगे। ऐसी हो जाएगी कंडीशन। तो ये 5 इसलिए मैंने लगाया उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे ये क्लॉक मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पे ये क्लॉक मूवमेंट आ रहा है 20 का, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए एक एंटी क्लॉक आएगा 20 का। तो हर ज्वाइंट पे भी बैलेंस होता है मूवमेंट, ये याद रखिएगा। किसी भी ज्वाइंट पे जब 2 मेंबर कनेक्ट करते हैं, आगे जब आप मेथड्स पढ़ेंगे, एमडीएम पढ़ेंगे, टीएमटी पढ़ेंगे, एसडीएम पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे हर ज्वाइंट पे एक बैलेंसिंग मूवमेंट आता है, एक क्लॉक लगता है तो दूसरा एंटी क्लॉक लगता है। तो इसका मतलब अब सिर्फ आप इसको देखिए, अब ऊपर वाले को भूल जाइए, अब यहाँ जब ये क्लॉक लगे ना तो इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉक लगेगा, तो एक एंटी क्लॉक का मूवमेंट लगा दिया, प्लस इस 5 को बैलेंस करने के लिए ये 5 लग गया, तो ये कंडीशन आपकी एज इट इज रहेगी। इसी तरीके से आप इस एंड पे भी कर दीजिए, यहां से ये 5 लगेगा तो ये 5 हो गया, एक इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 5 लग जाएगा इस मेंबर। यहाँ क्लॉक लग रहा है तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉक का मूवमेंट लग जाएगा। तो ये वाला एंड भी आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ ये 5 लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 5 लगेगा, लेकिन उसकी अपन को जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लगाने ना भी लगाएं तो चल जाएगा, यहाँ पे आप कुछ ना भी लगाएं तो चल जाएगा। अब जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब बैलेंस होने के बाद क्या करना है, हमको सेक्शन काटना रहता है, तो यहाँ से हम ओरिजिन इसकी ए से डी से मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक एक्स एक्स सेक्शन काट दीजिएगा, इसी तरीके से इसमें भी एक सेक्शन काट दीजिएगा, इसी तरीके से इसमें भी एक सेक्शन काट दीजिएगा, और फिर अपन निकाल लेते हैं मूवमेंट उस सेक्शन के अबाउट। तो अब ये बहुत सारे मूवमेंट निकलेंगे, तो इनको मैं पार्ट्स में निकाल देता हूँ। तो कैसे निकालता हूँ, सबसे पहले मैं कंडीशन कर देता हूँ, एक टेबल में निकाल लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, एक टेबल जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें पहले वाले कॉलम में मैं पोर्शंस लिख दूंगा, मैं किस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। दूसरे में क्या लिख दूंगा, मैं उसकी ओरिजिन लिख दूंगा कि ओरिजिन में कहाँ से ले रहा हूँ, राइट, जो एक्स डिस्टेंस है वो कहाँ से ले रहा हूँ। फिर तीसरे में मैं क्या लिख दूंगा, उसकी लिमिट लिख दूंगा कि उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, कितनी लिमिट तक इंटीग्रेट करना है। उसके बाद वाले कॉलम में क्या जाएगा, उसका मूवमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन एक टेबल बना लेंगे, जब नंबर ऑफ सेक्शंस कटे ना तो आप ऐसे टेबल बना लिया, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इससे। तो आपने ये टेबल बना लिए। अब पोर्शंस की बात कर रहा हूँ, तो पोर्शन किसकी, सबसे पहले मैं पोर्शन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं डीसी मेंबर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डीसी ले लेता हूँ, डीसी की बात कर रहा हूँ, राइट। इसके बाद मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सीबी मेंबर की, तो ये यहाँ पे एक सीबी मेंबर आ जाएगा। फिर मैं बात किसकी करूंगा, बीए मेंबर की, तो मैं यहाँ पे बीए मेंबर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं ओरिजिन की बात करूं, तो यहाँ पे जो मैं ओरिजिन ले रहा हूं, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा ना, वो यहाँ से करूंगा, एक्स कहाँ से, डी से ले रहा हूँ उसकी ओरिजिन, क्योंकि डीसी मेंबर की, तो यहाँ पे डी लिख दीजिएगा। जो एक्स डिस्टेंस ले रहा हूँ वो डी से ले रहा हूँ। तो जो सेक्शन काटते हैं वो एक्स डिस्टेंस पे काटते हैं, पहले के न्यूमेरिकल में भी देखिएगा क्यों काटते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एम है ना वो हमने एक छोटे से पार्ट के लिए निकाला है, फिर हम उसको 0 to L इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरे फ्रेम के लिए निकाला है। तो सबसे पहले मूवमेंट भी हम छोटे से पार्ट पे निकाल लेते हैं और बाद में जाकर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो पूरे के पूरे फ्रेम के लिए आ जाएगा। तो अब मैंने यहाँ डी लिया। इसी तरीके से अगला ओरिजिन कहाँ से ले रहा हूँ, मैं सी से ले रहा हूँ। उसका मतलब यहाँ से जो सेक्शन काट रहा हूँ ना, सी डिस्टेंस यहाँ से लूंगा, ये एक्स डिस्टेंस में यहाँ से ले रहा हूँ। और इस फिर अगले वाले में जो काट रहा हूँ ना, वो उसमें कहाँ से ले रहा हूँ, मैं बी से ले रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ से इसका ओरिजिन लूंगा, बी से डिस्टेंस, ये एक्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ओरिजिन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इस तरीके से लिमिट की बात करूँ तो ये मेंबर की हाइट कितनी है, 4 मीटर, तो 0 to 4 जाएगी इसकी लिमिट।
इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ कितनी थी, ये लिखी हुई है 3, तो ये कितनी लिमिट जाएगी, 0 to 3 जाएगी। और इसकी भी कितनी है, तो अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4, इसका मतलब इसकी लिमिट कितनी जाएगी, 0 to 4 जाएगी। तो 0 to 4 कर दीजिए। इसके बाद अगर हम इस पे मूवमेंट निकालता हूं एक्स एक्स क्या आउट, तो कैसे निकलेगा खुद देखिएगा। यहां से एक्स डिस्टेंस पे ये सेक्शन काटा ना, सिर्फ सेक्शन पे जाके खड़े हो जाएगा, सेक्शन पे जाके खड़े हो जाएगा। और सेक्शन पे खड़े होके कहां देखोगे, ऊपर या नीचे, तो वहां देखना है जहां से आपने सेक्शन काटा है। तो आपने सेक्शन यहाँ पे कहां से काटा है, डी से काटा है, इसका मतलब डी की तरफ देखिए। तो डी की तरफ यहां खड़े होकर डी की तरफ देखिए, तो ये 5 जाएगा, कैसे आएगा, एंटी क्लॉक, -5 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो यहाँ पे लिखिए -5 इंटू एक्स। इस सेक्शन पे खड़े हुए हैं, यहां से आपने देखा आप सेक्शन पे खड़े हुए हैं, मतलब लाइक दिस, आप ये सेक्शन पे खड़े हुए हैं, यहां से ये 5 लग रहा है, तो ये देखिए ये 5 ऐसे ले जाएगा, तो इस पेन को कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉक घुमा रहा है, एंटी क्लॉक घुमा रहा है इस पेन को इस तरीके से। इसका मतलब एंटी क्लॉक मतलब माइनस हो गया, इंटू 5 इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स होगी। अब इसके अलावा इस पे लोड है कुछ क्या, नहीं है, मतलब सिर्फ 5x का मूवमेंट यहाँ पे आएगा। अब इसी तरीके से मैं जाता हूं अगले सीबी स्पान पे, तो सीबी स्पान पे मतलब मैं एक्स यहां से मेजर कर रहा हूं, मतलब वापस से एक्स के अबाउट दूंगा, यहां पे खड़ा हूंगा और देखूंगा इसको, सी को देखूंगा। तो यहां पे खड़े होके मैं सी को देख रहा हूं, तो आप खुद देखिएगा, यहां पे खड़ा हूं, सी को देख रहा हूं, उस पर क्या क्या लगा है, एक तो ये एंटी क्लॉक का मूवमेंट लग रहा हुआ है, और इस मूवमेंट की वैल्यू कितनी है 20, तो एंटी क्लॉक है मतलब माइनस और 20 वैल्यू है, और इसमें एक्स मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मूवमेंट है ना। जब लोड को लेते हैं ना तब डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, बट मूवमेंट तो एज इट इज आता है, बिकॉज वो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, क्योंकि ये 20 का आया था, 5 इंटू 4 तो पहले ही कर चुके हैं ना, बट डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो -20। तो सी से जब मैं यहां देख रहा हूं, तो एक तो ये एंटी क्लॉक मूवमेंट लग रहा है जो कि -20 हो गया, उसके बाद इसी पॉइंट पे खड़े रहेगा, एक ये 5 का लोड भी लग रहा था, बट लोड क्या इसी पॉइंट पे तो लग रहा है, इसी पॉइंट पे लग रहा है, इसलिए डिस्टेंस क्या होगी 0, तो इसका मतलब वो 5 इंटू 0 मतलब 0 हो जाता है, तो उसको यहाँ पे नहीं लिखना। बात समझ में आ रही है, आप जो सेक्शन काटते हैं ना, सेक्शन से जहां से ओरिजिन लिया उसके बीच बीच की लोडिंग बस आपको देखिए, उसमें जहां पे यहाँ पे -20 का एंटी क्लॉक मूवमेंट था, मैंने -20 ले लिया, इसके बाद ये 5 इसी एक्सेस पे लग रहा था, इसी पॉइंट पे लग रहा था, तो डिस्टेंस 0 होगी, इसलिए 5 नहीं है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसके बात करूं बी से ए के लिए, तो बी से ए के लिए मैंने सेक्शन काटा, तो यहां पे खड़ा हो जाता हूं, यहां से देखता हूं, पहले ये 5 लग रहा है, ये कैसे जाएगा, इसको क्लॉकवाइज लेके आएगा, क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो प्लस, इसके बाद 5 इंटू ये डिस्टेंस कितनी आता कि x, तो ये 5x हो जाएगा। उसके बाद यहीं खड़े रहेगा, यहां से यहां तक आने में और क्या मिल रहा है, एक ही एंटी क्लॉक मूवमेंट भी दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉक मतलब -20, यहाँ -20 भी आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है कि यहाँ से बी से लेके ये सेक्शन था, कुछ नहीं है, इसका मतलब आएगा 5x -20। यहां से आपकी ये टेबल कंप्लीट होगी। अब सीधा हम लोग कंडीशन क्या किस में पुट कर देते हैं, ये इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में चले जाइए। अब 1 में स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे, मतलब U इक्वल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, सबसे पहले अपन डीसी मेंबर की बात करें, राइट, तीनों मेंबर का ऐड हो जाएगा, इसका प्लस फिर इसका फिर प्लस इसका, 3 को बार ऐड करना है। तो सबसे पहले जब इसकी बात करते हैं, तो इसमें अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 0 to L था, तो पहले मेंबर की आपकी लिमिट कितनी है 0 to 4, इसका मतलब यहाँ आएगा 0 to 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे m था, तो पहले मेंबर का m कितना है -5x, इसका मतलब m की जगह आएगा -5x का होल स्क्वायर, इतना होल स्क्वायर है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2ei, फिर क्या आ जाएगा dx, ये हो गया डीसी मेंबर की बात। प्लस इसी तरीके से आप आगे जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 to, अगले मेंबर की लिमिट कितनी है 0 to 3, तो 0 to 3, फिर m की जगह इसका m कितना -20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -20 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई 2ei एज इट इज, ब्रैकेट dx प्लस, फिर अगेन इंटीग्रेशन, अगले की लिमिट कितनी है 0 to 4, तो 0 to 4 जाएगा, और अगले पे मूवमेंट कितना निकला है 5x -20, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2ei एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने पहले मेंबर प्लस दूसरा मेंबर प्लस तीसरा मेंबर में अपने इसकी कंडीशन में उठा के इसकी कंडीशंस को पुट कर दिया। अब जब मैं इसको अगर मैं सॉल्व करने जाता हूं, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, कैपिटल U इक्वल हो जाएगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, तो इंटीग्रेट कैसे करूं, पहले तो इसका होल स्क्वायर निकाल लेता हूं, राइट, होल स्क्वायर निकालूंगा मतलब मैं क्या करता हूं 0 to 4 तो एज इट इज रहने दीजिए, इसका होल स्क्वायर मतलब माइनस का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो तो प्लस ही हो जाएगा, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, मतलब ये हो जाएगा 25 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2ei एज इट इज रहेगा dx, प्लस इसका जब स्क्वायर करूंगा तो 0 to 3 तो एज इट इज रहेगा,
20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 का कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 2EI dx प्लस इसको भी इंटीग्रेट करूंगा 0 to 4, इसमें स्क्वायर कर देता हूँ, तो इसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कंडीशन क्या लग जाएगी, ए स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली कंडीशन लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की कंडीशन लग जाएगी। तो यहाँ पे ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो ए स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी हो जाएगा और डिवाइड बाई 2EI एज इट इज था और यहाँ पे dx हो जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से इसको पूरा इंटीग्रेट करूंगा ना खोल के, तो इसमें जो आपके कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिएगा और उसके बाद अपन इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो ये कंडीशन क्या बचेगी, ये बचेगी पूरी लिमिट पुट करने के बाद और इंटीग्रेट करने के बाद बचेगी 1/2EI, 1/2EI कॉमन आ जाएगा इसमें, ब्रैकेट लिमिट की बात करें, यहाँ से 2EI है, यहाँ से 2EI है, यहाँ से 2EI कॉमन निकाल लिया, लिमिट पहले पे 0 to 4 ही रहेगी, लिमिट नहीं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये 25 का 25 रहेगा और ये एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, x³/3 हो जाएगा, राइट। प्लस यहाँ पे भी लिमिट आपकी एज इट इज रहेगी 0 to 3, ये 400 है तो 400 का 400 रहेगा और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट। तो ये भी हो गया। फिर प्लस इसको इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट इसकी 0 to 4 ही रहेगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x² है तो 5 मतलब 25 हो जाएगा, x² का क्या होगा, x³/3 हो जाएगा, राइट। प्लस 20 का स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट। उसी के बाद क्या था, माइनस 2ab तो 2 into 5 कितना था 10 हो जाएगा और 20 करेंगे तो 10 into 20 कितना हो जाएगा 200 और 200 और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x², मतलब यहाँ पे आएगा 200 x² डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, राइट। तो ये कुछ कंडीशन हो जाएगी इसकी, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आप लिमिट पुट कर दीजिएगा, तो लिमिट पुट करने के बाद जब इसको पूरा सॉल्व करोगे आप तो वो आएगा 1133.33 डिवाइडेड बाय EI बचेगा यहाँ पे, तो ये आएगी आपकी स्टोर्ड एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी, राइट। तो आपने क्या किया, इसमें अब आपको सिर्फ लिमिट पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे x³ की जगह 4 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ पे x³ की जगह 4 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 4² आ जाएगा और जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1133.33 बाय EI के फॉर्म में आएगा। तो ये जो आई वो आपकी क्या है, स्टोर्ड एनर्जी। दैट मीन कि अगर आपका ये फ्रेम है इस पर ये 5 का लोड लग रहा है तो इस 5 के लोड की वजह से इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी कितनी स्टोर होगी, 1133.33 बाय EI के फॉर्म में होगी। अब हमें क्या निकालना है, इसमें डिफ्लेक्शन निकालना है। तो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन की। सो स्टोर्ड एनर्जी हमने निकाल ली है जो कि आई 1133.33 बाय EI के बराबर, स्ट्रेन एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी जिसको बोलेंगे। अब हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन या जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वो कैसे निकाल लेते हैं, तो बेसिकली हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसके लिए हम लोग कंडीशन लगा देते हैं वर्क डन की, वर्क डन बाय लोड की। और वर्क डन बाय लोड क्या होता है, वर्क डन बाय लोड होता है जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और W इक्वल क्या होता है, हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन को अगर लाइक मैं यहाँ पे डेल बोल रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया आपका वर्क डन। वर्क डन होता है आपका हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन को अपन क्या बोल रहे हैं, डेल बोल रहे हैं, डेल डिस्प्लेसमेंट को या डिफ्लेक्शन को। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोला है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये डेल बोल रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आप इसको डेल एच भी बोल सकते हैं। तो ये आपका डेल होता है। और एंड वी नो दैट कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, स्टोर्ड एनर्जी के। किसी भी बॉडी पे जितना लोड लगाते हो उतनी ही एनर्जी उसमें स्टोर होती है। तो लोड बाय वर्क डन मतलब वर्क डन बाय लोड और इक्वल क्या होगा, स्टोर्ड एनर्जी एंड स्ट्रेन एनर्जी। मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। ये लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। सो अगर मैं W की बात करूँ तो यहाँ पे W क्या है, 1/2 इंटू P। P मतलब यहाँ पे कितना लोड है, किस लोड के अगेंस्ट निकाल रहे हो, 5 में, तो P की जगह क्या पुट कर दोगे 5 इंटू क्या है आपके पास डेल, इक्वल क्या हो जाएगा U आपने कितना निकाला 1133.33 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा EI हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर मैं डेल निकालूं जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ, डेल इक्वल, तो डेल इक्वल कितना हो जाएगा
ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो ये जो वैल्यू आपके पास निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? इसको 5 को पहले डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू डेल हो जाएगा ये, राइट? और ये क्या बचेगा? 1133.33 डिवाइड बाय EI। EI की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, वो कितनी दी है? 8000। यहाँ पुट करेंगे 8000, राइट? और याद रखिएगा कि यहाँ जो वैल्यू पुट होती है वो EI की, वो किसमें होती है? किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में होती है। बिकॉज इससे पहले जो मूवमेंट्स हमने बात की वो काय में थे? ये जो मूवमेंट निकाला था वो किलो न्यूटन मीटर में था, ये डिस्टेंस काय में थी? मीटर में थी, ये काय में थी? मीटर में। मतलब इसके ऊपर जो वैल्यू निकली है ना 1133.33, उसमें सारी वैल्यू आपने किलो न्यूटन मीटर की ली है। इसका मतलब जो EI की वैल्यू पुट करोगे वो भी काय में पुट करोगे? किलो न्यूटन मीटर में। तो ये किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में है तो उसको एज इट इज पुट करिएगा। बट अगर ये mm स्क्वायर में होती है, mm के फॉर्म में होती है, न्यूटन के फॉर्म में होती है, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ता। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से डिफ्लेक्शन जो निकल के आएगा आपका वो आएगा 56.7 mm के बराबर। 56.7 mm। याद रखिएगा कि ये जो डिफ्लेक्शन निकलेगा यहाँ पे मीटर में निकलेगा, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 56.7 mm के बराबर यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना वो कितना हो रहा है? 56.7 mm हो रहा है। और ड्यू टू किसके वजह से? किस पॉइंट पे? डी पॉइंट पे। और किस पे वजह से? उस पे लग रहा है जो 5 किलो न्यूटन का लोड, उसके वजह से। तो इस तरीके से आप डिफ्लेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको नंबर ऑफ केसेस बता दिए कि कैंटिलीवर बीम पे कैसे निकालते हैं। लाइक फिर मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम पे बता दिया है सेंट्रिक लोडिंग के लिए कैसे निकलता है। लाइक फिर मैंने आपको सिंपल एक फ्रेम के ऊपर बता दिया। फिर यहाँ पे पोर्टल फ्रेम पे वो कैलकुलेशन भी करके मैंने आपको बता दिया। तो होप कि अब आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कास्टिग्लियानोस को थ्योरम को यूज करके या वर्डन की लोड की थ्योरम को यूज करके कैसे मैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकता हूँ किसी भी बीम या फ्रेम के ऊपर। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली जो वर्चुअल वर्क होता है या प्रिंसिपल वर्क होता है वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और फिर उससे रिलेटेड अलग अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।